देखो यहाँ पे अपन को ना P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ मिल गया, ठीक है। P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ 12/25। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हुआ नहीं। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो ये इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो P ऑफ E प्लस पी ऑफ एफ मिलेगा। P ऑफ E प्लस पी ऑफ एफ। अपन ने क्या किया, ए और डी को सिलेक्ट कर लिया, ये और ये आएगा। लेकिन अभी एक चीज और देखनी पड़ेगी, P ऑफ E प्लस पी ऑफ एफ क्या जो भी है यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक चीज और देखो कि यदि ए और डी में दोनों का सम बाय द वे कितना आ रहा है 7/5, यहाँ पे भी 7/5 आ रहा है। तो ये देखो ये 4/5 है, ये 3/5 है, और फिर दूसरे में 3/5 4/5, मतलब ये दोनों आने चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं ना, ई और एफ इक्वली लाइकली टाइप की सिचुएशन है ना। तो ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नहीं तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप अप्लाई करके ये ए और डी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सम देखना है ना, P ऑफ E प्लस P ऑफ F कुछ भी सम आया तो दोनों का सम सेम आएगा। यहाँ पे देखो तो इन दोनों का सम सेम आ रहा है। प्रोडक्ट 12/25 सिर्फ ए और डी में आ रहा है, बी और सी में नहीं आ रहा है। सो ए और डी माइट बी द आंसर, बट होगा क्या कि दोनों का सम भी सेम आना चाहिए, तो सम दोनों का सेम आ रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पे सेम, यदि E की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और ये 3/5 है, तो दूसरे में 3/5 और पहले का 4/5, इस तरह से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये भी इंडिकेट करती हैं तो कि होंगे तो आंसर ए और डी होगा, दोनों यही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, देखो, A speak truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of the case are they likely to contradict each other in stating the same fact? आंसर करो सर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है कि एक के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 60%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू स्पीक ट्रुथ इज 60%, तो 0.6 लिख सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू स्पीक ट्रुथ इज 90%, मतलब 0.9, ऐसा हो गया। तो देखो ए और बी दोनों ही ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये सच बोलेगा तो ही ये सच, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.54, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना 0.54, ऐसा आ गया। अब ये देखो, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है ये देखना है कि ये तब होता है जब एक सही बोल रहा हो और दूसरा झूठ बोल रहा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ऐसा ये चाहिए अपने को, मतलब एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन है ना। जब दोनों सच बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं। या दोनों झूठ बोले तो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं तो भी दोनों को एक दूसरे को की बात सही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 4 है, यदि दो लोग बोले कि नहीं ये 4 ही है, तो बिल्कुल 4 है, इन दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब ये दोनों बोले कि ये 4 नहीं है, ए भी और बी भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि ये 4 नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब ये कहेगा कि नहीं ये 4 है और ये कहे कि ये 4 नहीं है,
तब दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कि कॉन्ट्रडिक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो ये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद करो अपन ने एक कंसेप्ट सीखा था जिसमें यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, उसका एक कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरे ये भी इंडिपेंडेंट, तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 0.6 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0.1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.9, तो ये कितना हो गया 0.06 प्लस 0.36 ऐसा हो गया, है ना। तो ये देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.42 आ जाएगा, ऐसा 0.42 ये आंसर आ जाएगा। देख लो ध्यान से, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज कितना हो गया 42% इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solved the problem. अच्छा, आंसर गिवन है बट आपसे आ जाना चाहिए, अपने आप से आ जाना चाहिए। देखो ध्यान से, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये आंसर आ गया होगा आपसे। क्या बोला जा रहा है कि probability of solving a specific problem independently by A and B are this and this. Independently मतलब probability of A intersection B जो है probability of A into probability of B होगा, और ये कितना 1/2 into 1/3 हो जाएगा, that is probability of A intersection B हो जाएगा 1/6। call this B1, ठीक है। अब क्या करेंगे, the problems, if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Problem solve का मतलब है कि at least one of them will solve the problem. तो A यूनियन B की probability पूछी जा रही है फर्स्ट में, at least one of them, यदि दो में से किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो हो गया ना काम, तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गई। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस 1/3 और माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये कितना 3 + 2 5 - 1 4/6 मतलब 2/3 आ जाएगा। देखो ये इज दी, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय एग्जैक्टली वन, मतलब या तो सिर्फ ए ने सॉल्व किया हो या सिर्फ बी ने। तो इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चेक दिस आउट, क्या यही पूछा जा रहा है? ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दें तो ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम वाला केस आ जाएगा कि ए अलोन प्लस बी अलोन वाला सिचुएशन आ जाएगा इसमें।
है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है अभी वो निकाला 2/3 है, और इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसको प्रयोग कर लेते हैं 1/6, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 4 - 1 मतलब 3/6, और ये 1/2 आ जाएगा। यही आंसर है, यही दिया हुआ। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बताओ। अ बॉक्स कंटेन 5 bulbs of which 2 are defective. Test is carried on bulb one by one until the 2 defective bulbs are found out. Find the probability that this process stop after second test and second question and third test. समझ आया क्वेश्चन, सॉल्व करो। आंसर ऑल गिवन है, ये पहले का 1/10, दूसरे का है 3/10, है ना। गलत तरह से आंसर नहीं आना है ना, सही तरह से आंसर आना है। बताओ कैसे आएगा, आंसर करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है सॉल्व करने का तरीका कितना होगा। मैच योर आंसर बाय द वे। क्या कह रहे हैं कि 5 बल्ब हैं जिसमें से 2 डिफेक्टिव हैं, 3 नॉन डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव बल्ब हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, तो क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस स्टॉप आफ्टर सेकेंड टेस्ट। मतलब पहले में जो क्वेश्चन है उसको कह रहा है कि सेकेंड टेस्ट में ही प्रोसेस स्टॉप हो जाए। और प्रोसेस है क्या कि टेस्ट करना है, पहला बल्ब देखा, चेक किया, डिफेक्टिव निकला, फेंक दिया, या जो भी है डिफेक्टिव निकला है। सेकंड देखा प्रोसेस क्या है, फिर सेकंड चेक किया, पता चल गया कि ये दूसरा है, दूसरा, तो प्रोसेस स्टॉप हो गया ना। तो क्या होगा कि पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2/5। अब पहला बल्ब जो है डिफेक्टिव निकला है, यदि दूसरा भी डिफेक्टिव निकला है सेकेंड केस में, तो सेकेंड टेस्ट में ही स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो पहला बल्ब डिफेक्टिव आया, 2/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड बल्ब डिफेक्टिव आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, क्योंकि एक बल्ब तो चेक कर लिया ना, 4 में से अब उठाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, पहला बल्ब डिफेक्टिव आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। एक बल्ब जो डिफेक्टिव आया उसको साइड किया, अब बच गया कितना, एक ही बल्ब, यहाँ पे 3 नॉन डिफेक्टिव बचा और एक डिफेक्टिव बच जाएगा। तो फिर नेक्स्ट बल्ब भी डिफेक्टिव आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। समझ आए। तो ये जैसे ये पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आए। सो पहला तो हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है चेक करने का वो थर्ड टेस्ट में जाके रुके। तो क्या होगा कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है कि पहला बल्ब निकला डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, ऐसा हो गया। या यूं हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव निकला, पहला बल्ब निकाला डिफेक्टिव निकला, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तो अभी भी लगेगा ना कि अभी एक और डिफेक्टिव। जैसे ही डिफेक्टिव आया वो तीसरा जो बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव होना चाहिए, तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है क्या, सोच के बताओ। इज देयर एनी सिचुएशन, कह रहे हैं ना थर्ड टेस्ट में रुकना चाहिए प्रोसेस। सोचो एक केस ये हो जाए कि नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, पहला निकाला नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, तो ये भी टेस्ट हो गया ना कि जो रिमेनिंग जो बच गए वो दोनों डिफेक्टिव डिफेक्टिव बच गए, तो ये भी तो टेस्ट हो गया ना। ये सिचुएशन समझा, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलर। यदि तीनों ही नॉन डिफेक्टिव आ गए तो भी समझ में आ गया, अरे
बिल्कुल तीनों सही आ गए, तो अब जो बच गए वो कौन से हैं, डिफेक्टिव है, ये सिचुएशन है। अब इस सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहला डिफेक्टिव है, अपने पास था 3 नॉन डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू डिफेक्टिव 2/5, नॉन डिफेक्टिव 3/4, फिर डिफेक्टिव 1/3, प्लस फिर कितना नॉन डिफेक्टिव 3/5, फिर डिफेक्टिव 2/5, देन डिफेक्टिव सॉरी 2/4, देन डिफेक्टिव 1/3, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5, 2/4 एंड 1/3, ऐसा आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देते हैं, देखो 6 और 6 12 और 6 18, 18/60 आ जाएगा। तो अभी इसको कट कर देते हैं 6 से, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, ये हो जाएगा 3/10 आ जाएगा। सो ये आ रहा है। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर? नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन।